तो इस कहानी की शुरुआत होती है सोफिया नाम की एक लड़की से, जो कि एक ओशियन रिसर्चर है और आज वह अपने हस्बैंड और अपनी टीम के साथ प्रशांत महासागर के अंदर जमे कचरे से समुद्री जीवन में होने वाली प्रॉब्लम्स पर रिसर्च कर रही थी, जिसके दौरान उसके साथी ने उसे बताया कि उसे एक सिग्नल मिला है और ये सुनते ही वे लोग समंदर के अंदर जाने की तैयारी करने लगे। उनमें से सोफिया और जेड शिप पर ही रुक गए और बाकी लोग समंदर के अंदर चले गए और सोफिया उन्हें मॉनिटर से गाइड करने लगी। अब जैसे ही क्रिस आगे बढ़ा तो उसे वह ब्लू व्हेल का एक बच्चा मिला, जिसकी एक नेट में फंसने की वजह से मौत हो चुकी थी। पर हैरानी की बात यह थी कि उसका आधा शरीर गायब था और गौर से देखने पर उन्हें पता चलता है कि उस व्हेल पर किसी बहुत बड़े जानवर के दांतों के निशान थे। तभी सोफिया को पता चलता है कि वो सिग्नल लिथित नाम के एक शार्क पर लगे ट्रैकर से आ रहा है, जो कि उनकी ओर ही आ रही थी। पर इसी दौरान क्रिस के पास काफी सारी शार्क्स घूमने लगी, जिन्हें देखकर सोफिया ने उसे सावधान रहने को कहा। लेकिन जब अचानक से क्रिस के पास से लिथित गुजरी तो वे लोग उसे देखकर दंग रह गए। तब क्रिस ने सोफिया से पूछा कि क्या वो वही शार्क है, मगर सोफिया ने हैरानी से कहा कि यहाँ तो लिथित को होना चाहिए था और अभी 3 महीने पहले ही तो वह बस 21 मीटर की थी। पर जैसे ही क्रिस की नजर उस शार्क पर लगे ट्रैकर पर पड़ी तो वे लोग समझ गए कि यह लिथित ही है, जो कि अब 10 मीटर लंबी हो चुकी थी। तब लिथित का साइज देखकर क्रिस ने सोचा कि उसे जल्दी से पानी से बाहर निकलना चाहिए, पर सोफिया उसे लिथित का सैंपल लेने के लिए कहने लगी, क्योंकि उसे जानना था कि इतनी जल्दी इतनी ज्यादा कैसे बड़ी हो गई। और जब क्रिस ने उसका सैंपल लेने के लिए उसे इंजेक्ट किया तो लिथित वहां से भाग गई, पर उन्हें जितना सैंपल चाहिए था उन्हें मिल चुका था। इसलिए क्रिस और उसकी टीम समंदर से बाहर आने लगे। पर तभी लिथित बहुत तेजी से उनकी ओर वापस आई और उन पर हमला करने लगी और उसने एक एक करके उन सबको मार डाला। तब यह सब देखकर सोफिया उन्हें बचाने के लिए जल्दी से पानी में कूदी, पर जब वह समंदर में थोड़ा अंदर गई तो उसे वह क्रिस का कटा हुआ हाथ मिला, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर गई और लिथित से बचने के लिए ऊपर बोट पर जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह पानी से बाहर आ पाती तभी लिथित उसके सामने आकर उस पर हमला करने लगी। सोफिया ने खुद को उसके हमले से तो बचा लिया, लेकिन वो लिथित के साथ एक नेट में फंसकर समंदर की गहराई में जाने लगी। जब पानी के बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से उसके कानों से खून आने लगा, पर फिर भी उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और उस नेट को काटकर ऊपर आने में कामयाब हो गई। अब यहाँ से मूवी शिफ्ट होकर 3 साल आगे बढ़ती है, जब पेरिस की सोन नदी के अंदर 2 लड़के कुछ ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वहां से उन्हें कुछ न कुछ कीमती जरूर मिलेगा। लेकिन तभी अचानक से उनकी मैग्नेट काफी भारी हो गई, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे बाहर निकाला। मगर जब उन्होंने उस सामान को देखा तो वे दंग रह गए, क्योंकि इस नदी के अंदर से उन्हें एक मिसाइल मिली थी, जिसे देखकर वो लोग डर गए और उन्होंने बिना किसी देरी के पुलिस को बुला लिया। जिसके बाद पुलिस वहां आकर छानबीन करने लगी और उनमें से आदिल नाम के एक ऑफिसर ने रिपोर्ट्स में बताया कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तक इस नदी से 100 से भी ज्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब मिल चुके हैं। तब उस रिपोर्टर ने आदिल से पूछा कि इतने सारे बॉम्ब्स पेरिस में कैसे आए, तो आदिल ने कहा ये बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पानी में बहकर यहाँ आए, पर इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे बम और मिसाइल खराब हो चुके हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोफिया पर, जिसने शार्क पर रिसर्च करना छोड़ दिया था और अब वह बच्चों को समुद्री जीवन के बारे में जानकारी देती है। अब वह बच्चों को समुद्री जीवन की महत्वता समझा रही थी कि तभी वह मौजूद एक शरारती बच्चे ने उसे ताना मारा कि ये सब करते हुए आपकी पूरी टीम खत्म हो गई थी और फिर भी आप हमें ज्ञान दे रही हो, जिसे सुनकर सोफिया काफी भावुक हो गई। बाहर आने के बाद अपने घर जाने लगी, लेकिन तभी वह मीका नाम की एक लड़की ने उसे रोका। पर जैसे ही सोफिया उसे इग्नोर करके जाने लगी तो मीका ने बीकन 7 का नाम ले लिया और इस नाम को सुनकर सोफिया काफी हैरान हो गई, क्योंकि ये उसी ट्रैकर का नाम था जिसे उसने लिलिथ पर लगाया था। दोनों में काफी पूछताछ हुई और उसके बाद मीका उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले गई, जहाँ वो शार्क्स पर रिसर्च कर रही थी। और मीका ने उसे बताया कि सोफिया इन लोगों की रोल मॉडल है और उसी की रिसर्च की वजह से वो इतना कुछ कर पाए हैं। इसके बाद मीका ने उसे लिलिथ की लोकेशन दिखाई, जो भी सोन नदी में आई थी, मगर सोफिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से लिलिथ फ्रेश वाटर के अंदर जिंदा नहीं रह सकती। जिस पर मीका उसे कहती है कि शायद क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लिलिथ यहाँ आ गई होगी और अब हमें उसे समंदर में वापस भेजना होगा, नहीं तो ये सोन नदी के फ्रेश वाटर में मारी जाएगी। और इस काम के लिए उसने सोफिया को उसका साथ देने के लिए कहा, मगर सोफिया उसका साथ देने से मना करके अपने घर चली गई। अब घर आकर वो अपने लैपटॉप पर उन आखिरी वीडियोस को देखने लगी जब उसकी टीम पर लिलिथ ने हमला किया था, जिन्हें देखकर वह काफी इमोशनल हो गई और रोने लगी। पर इसके बाद जैसे उसने लिलिथ की लोकेशन देखी तो वह हैरान रह गई, क्योंकि लिलिथ सच में सोन नदी में आ चुकी थी और अब लिलिथ पेरिस के लोगों के लिए खतरा बन गई। इसलिए सोफिया ने उसे पकड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर मीका और बैन लिलिथ की लोकेशन को ट्रैक करने लगे और सोन नदी के अंदर पहुंच गए। जब मीका ने जब पानी के अंदर डाइव की तो उसे हाल ही में क्रैश हुई एक कार मिली, जिस पर किसी बहुत बड़े जानवर के दांतों के निशान थे। वहीं ऊपर बैन ने देखा कि वह पुलिस आ गई, इसलिए वह मीका की रस्सी खींचने लगी, लेकिन मीका ने उस रस्सी को
डी अटैच कर दिया, मगर पुलिस के डर से बैन वहाँ से बोट लेकर भाग गई और थोड़ी देर बाद ऊपर आने की वजह से मीका पुलिस के हाथ लग गई और पुलिस ने उससे पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाने लगी। दूसरी ओर सोफिया लिलित को ट्रैक करते हुए उस जगह पर पहुंच गई जहां पुलिस मीका को पकड़कर ले जा रही थी। तब आदिल बोट को लेकर जब उसका दोस्त एडवर्ड उसका इंतजार कर रहा था और आदिल उसको कुछ सामान देकर सीधा पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गया। वही सोफिया जब उस जगह पर पहुंची तो उसे वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन एडवर्ड का कुत्ता बार बार नदी की ओर देखकर भौंक रहा था। सोफिया को यह सब काफी अजीब लग रहा था, जैसे यहाँ कोई अनहोनी हुई, जिसके बाद वह अपने घर चली गई। अब अगली सुबह आदिल ने मीका से पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, तो मीका ने उसे बताया कि सोन नदी में एक जानलेवा शार्क है, पर आदिल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। दूसरी ओर सोफिया जो लिलित को ट्रैक कर रही थी, अचानक उसे आदिल की कॉल आती है और वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि आदिल को कॉल करने के लिए मीका ने कहा था। तभी आदिल ने नदी के किनारे मिली एडवर्ड की बॉडी को देखा, जिसका आधा शरीर गायब था, और वह सोफिया से पूछता है कि क्या ये शार्क का काम है, क्या किसी शार्क ने इस पर हमला किया है। तब थोड़ी देर देखने के बाद सोफिया ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये काम लिलित ने ही किया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आदिल के ऑफिस में, जहाँ आदिल ने मीका और सोफिया को पुलिस चीफ से मिलवाया। वह सोफिया ने उन्हें बताया कि सोन नदी में एक खतरनाक शार्क है, लेकिन बाकियों की तरह पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि एडवर्ड की मौत बोट के ब्लेड्स में फंसने की वजह से हुई है और उसने आदिल को शार्क के होने का प्रूफ लाने के लिए कहा। जिसके बाद चीफ के ऑर्डर पर आदिल एक टीम बनाकर शार्क को कंफर्म करने के लिए जाने लगता है। आदिल सोफिया को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसके पास लिलित की लोकेशन थी। जिसके बाद वे उस लोकेशन की ओर बढ़ने लगते और वही मीका भी उनका पीछा कर रही थी। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद आदिल ने अपनी टीम को नदी में उतार दिया और सोफिया और आदिल उन्हें ऊपर से गाइड करने लगे। दूसरी ओर मीका ने सोचा कि ये लोगों की जान बचाने के लिए उस शार्क को पकड़कर मार देंगे, इसलिए उसने जल्दी से अपनी दोस्त बैन को कॉल करके ट्रैकर को डिस्कनेक्ट करने को कहा। जिस पर बैन का कहना था कि अगर उन्होंने ट्रैकर को डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसे दोबारा कनेक्ट करना नामुमकिन होगा, लेकिन फिर भी मीका के बार बार कहने पर बैन ने उस ट्रैकर को डिस्कनेक्ट कर दिया। और जब पुलिस की टीम उस लोकेशन पर पहुंची तो अचानक उन्हें शार्क का सिग्नल मिलना बंद हो गया और सोफिया को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिग्नल कैसे बंद हो गया। पर तभी उन्हें पानी में किसी बहुत बड़े जीव के होने का एहसास होने लगा, इसलिए आदिल फौरन अपनी टीम को ऊपर खींचने लगा और लिलित के हमला करने से पहले ही वे लोग बोट पर आ गए। वे सभी इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि पानी में कुछ तो जरूर है। तभी उनमें से एक ऑफिसर ने आदिल को सोनार डिवाइस चेक करने के लिए कहा और जब आदिल ने सोनार को चेक किया तो वह शॉक हो जाता है क्योंकि सोनार के मुताबिक एक 20 मीटर लंबी शार्क उस नदी में घूम रही थी। तब आदिल को सोफिया पर शक हुआ कि उसने ही ट्रैकर को बंद किया होगा, इसलिए वह सोफिया को धक्का मारकर वहां से भगा देता है। अब इस सब के बाद सोफिया मीका के ऑफिस गई और उस ट्रैकर को बंद करने के लिए उस पर गुस्सा करने लगी, जिस पर मीका उसे कहती है कि तुम तो उस शार्क को मारना चाहती हो। पर सोफिया ने कहा कि वह शार्क किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानती। 3 साल पहले मैंने भी कोशिश की थी, पर इसके बदले में मुझे क्या मिला तुम्हें ये अच्छे से पता है। उसने मेरी पूरी टीम को जिंदा निगल लिया। तो मीका उससे कहती है कि उसमें भी आपकी ही गलती थी क्योंकि आपको उस शार्क के पास नहीं जाना चाहिए था, आपकी वजह से ही आपकी पूरी टीम मरी। ये सुनकर सोफिया काफी इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। अब इस सब के बाद मीका लिलित को बचाने का एक प्लान बनाती है और तभी उसे एक आइडिया आता है कि उसे अपनी एक वीडियो बनानी होगी जिसमें वो अपने ही जैसे समाज सेवी लोगों से लिलित को बचाने की रिक्वेस्ट करेगी और वो ऐसा ही करती है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पुलिस लिलित को मार देगी। इस काम के लिए उसने उन लोगों को एक जगह पर आने के लिए कहा और इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। दूसरी ओर आदिल पुलिस चीफ को समझाता है कि हमें उस नदी को पब्लिक के लिए बंद करना हो, जिस पर चीफ उसे कहती है कि 1 हफ्ते बाद या 3 एंथोल नाम का एक इवेंट होने वाला है, इसलिए मेयर इसके लिए तैयार नहीं होगी, पर फिर भी हम कल उनसे बात करने चलेंगे। जिसके बाद आदिल अपने घर आकर सोफिया की वीडियो देखने लगा। उन वीडियो से उसे सोफिया की टीम और उसके हस्बैंड के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है और ये देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए अगले दिन आदिल ने सोफिया के और उसने सोफिया को मेयर के साथ होने वाली मीटिंग में साथ चलने के लिए कहा और सोफिया भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जिसके बाद वो लोग मेयर के ऑफिस में चले गए। जब पुलिस चीफ ने मेयर को बताया कि सोन नदी में एक खतरनाक शार्क है, लेकिन मेयर उसकी बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए कहती है कि कुछ ही दिनों में या 3 एंथोल नाम की चैंपियनशिप होगी और दुनिया भर से रिपोर्टर्स इस इवेंट को कवर करने आएंगे। इसमें हजारों से भी ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया होगा, इसलिए मैं इस इवेंट को बिल्कुल नहीं रोकूंगी क्योंकि इस इवेंट का बजट बिलियंस में है। जिसके बाद वो उन्हें कुछ भी करके इस शार्क को सोन नदी से निकालने के लिए कहती है, जिसके लिए आदिल
सोफिया से उसका प्लान पूछता है तो सोफिया उसे बताती है कि हम शार्क को ट्रैप करने के बाद उसे बेहोश करके यहाँ से निकालकर समंदर में छोड़ आएंगे। ये प्लान दिखने में जितना आसान है असल में उतना ही मुश्किल। खैर, ये बात सुनते ही सारे लोग जल्दी से अपने अपने काम पे लग गए। इसी बीच उनसे मिलने बैन वहाँ आई जो कि काफी घबराई हुई थी। उसने सबको बताया कि मीका पागल हो गई। वो कहती है कि वह दूसरे समाज सेवियों के साथ मिलकर लिलित को सोनार की मदद से समंदर में भेजना चाहती है। इसके साथ ही वह बताती है कि उसने दोबारा से उस ट्रैकर को एक्टिवेट करवा लिया है जिससे उन्हें शार्क की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल चुका है और वह सब लोग आज ही उस जगह पर जमा होने वाले हैं। उस जगह का नाम कैटाकोम्ब था जो पेरिस का अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो पेरिस के बनने से भी पहले बनाया गया था। तब आदिल ने बैन को वापस जाने के लिए कहा और उससे वादा किया कि वो उनकी मदद के लिए वह जरूर आएंगे। और कुछ ही देर में वे लोग उस जगह पर पहुंच गए, मगर इससे आगे का रास्ता काफी छोटा था, इसलिए वे लोग पैदल ही पानी में चलकर वह जाने लगे। वही दूसरी ओर मीका बाकी समाज सेवियों के साथ पहले ही वहाँ पर पहुंच गई थी, जिसके बाद वह पानी में सोनार लेकर उतर गई। उसे उम्मीद थी कि सोनार की मदद से लिलित समंदर में वापस चली जाएगी। तभी आदिल वहाँ पहुंचकर सबको उस जगह से निकलने के लिए कहने लगा, जबकि मीका अब भी पानी में ही थी। तभी लिलित मीका के पास आई जो पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी और उसे देखकर सब लोग। इसी दौरान लिलित का एक बच्चा मीका के पास आया और मीका उसे प्यार से छूने लगी, लेकिन सोफिया ने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि इसकी वजह से लिलित उन पर गुस्सा हो जाएगी और जाने अनजाने में वो उन पर अटैक भी कर सकती है। मगर मीका ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उसे प्यार से छूने लगी। तभी लिलित गुस्से में पानी के अंदर चली गई और ये देखकर आदिल मीका को बचाने के लिए खुद भी पानी के अंदर कूद गया। पर इससे पहले कि आदिल उसे बचा पाता, लिलित ने मीका पर हमला करके उसे मार दिया, उसे 2 टुकड़े में काटकर समंदर में फेंक दिया। और ये देखकर सभी लोगों में भगदड़ मच गई। भले ही पुलिस ऑफिसर कुछ लोगों की जान बचाने में कामयाब हो गए, पर फिर भी बहुत सारे लोग और साथ कुछ ऑफिसर भी लिलित का शिकार बन गए। और इसी बीच बैन को भी एक शार्क ने मार डाला। वही आदिल ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए शार्क पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे शार्क वहां से भागने लगी। और देखते ही देखते सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आई तो फिर वो बचे लोगों को हॉस्पिटल ले गए और वहाँ उनका इलाज करवाया। लेकिन इतने सारे लोगों को मरता हुआ देखकर सोफिया सदमे में चली गई थी। तब आदिल उसके पास आकर उसे समझाता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि तुम तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी। आदिल उसे समझाता है कि तुम्हें खुद पर काबू करना होगा, हम जीतेंगे। इसी बीच उनके पास एक ऑफिसर आकर आदिल को कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो लोग उस जगह वापस गए जब उन्हें एक बेबी शार्क मिली जो आदिल की फायरिंग की वजह से मर चुकी थी। जिसके बाद उस बेबी शार्क को वह लोग लेकर लैब में आए जब सोफिया उस पर रिसर्च करने लगी, जिससे उसे पता चला कि शार्क ने खुद को फ्रेश वाटर में रहने के लिए काबिल बना लिया। अब इसके बाद जब वो उसका पेट काटती है तो उसमें से कई सारे शार्क के बच्चे निकलते हैं, जिसे देखकर सोफिया दंग रह जाती है क्योंकि यह शार्क बस 2 महीने की थी। इसके बाद सोफिया को पता चलता है कि शार्क्स पार्थेनोजेनेसिस तरीके से बच्चा पैदा कर रही है, जिसमें प्रोड्यूस के लिए उन्हें मेल पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। सोफिया आदिल को बताती है कि लिलित शार्क की एक बिल्कुल नई नस्ल बन गई है और वह तेजी से अपनी तादाद को बढ़ा रही है और अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो वो एक दिन इन सबको मिटा देगी। और यह सुनकर आदिल बिल्कुल शॉक हो जाता है। अब अगले सीन में सोफिया ने इस सारा किस्सा मेयर और प्रेसिडेंट को बताया और जल्दी से इस इवेंट को कैंसिल करने के लिए कहा, लेकिन मेयर ऐसा करने को तैयार नहीं हुई। वो उल्टा लोगों की मौत का जिम्मेदार सोफिया को बताने लगी और इस बात पर सोफिया भड़क गई और मेयर पर चिल्लाने लगी। कहती है कि अगर तुमने इवेंट कराया तो अभी तो सिर्फ 100 लोगों की जान गई है, वह हजारों की तादाद में लोग मरेंगे और जिनकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तो गुस्से में मेयर ने उसे वहां से निकाल दिया। इसके बाद मेयर आदिल से कहती है कि अब सारा मामला आर्मी संभालेगी, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर इसके बावजूद आदिल और सोफिया ने एक प्लान बनाया। आदिल अपनी टीम से मदद मांगता है कि हमें अपने शहर को बचाने के लिए सभी शार्क को खत्म करना होगा, जिस पर उसकी टीम उसकी बात मानकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। पर उस इवेंट के शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे थे। आदिल का प्लान यह था कि वह लोग कैटाकोम्ब में बम लगाकर उसे उड़ा देंगे, जिससे वहाँ पर मौजूद सारी शार्क्स मारी जाएंगी और लोगों की जान बच जाएगी। जिसके लिए आदिल अपनी टीम को 2 हिस्से में बांट देता है। उनमें से एक टीम बॉम्ब लेकर अंदर जाएगी और दूसरी टीम बोट पर उनका इंतजार करेगी, क्योंकि उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट होने के बाद उनके पास 3 मिनट का ही टाइम होगा। जिसके बाद वो लोग तैयार होकर इस मिशन के लिए निकल गए। दूसरी ओर वो इवेंट भी शुरू होने वाला था और आर्मी ने वह कमांड संभाल ली थी। तभी वह मेयर आकर वह मौजूद लोगों को मोटिवेट करने लगी और फिर मेयर के इशारे पर सभी लोग पानी में कूद पड़ते, ये बिना जाने की
पानी में उनका इंतजार कौन कर रहा है। खैर, अब आदिल और उसकी टीम कैटाकॉम्ब पहुंच चुके थे जब लितित ने अपना ब्रीडिंग प्लेस बनाया हुआ था। शार्क से बचने के लिए सोफिया के पास एक मशीन थी जिससे शार्क उनके पास नहीं आती। तब सोफिया को वहाँ कुछ अजीब लगता है क्योंकि लितित वहाँ नहीं थी, पर इस बात को इग्नोर करके ये लोग दो जगह पर बॉम्ब लगा देते हैं और अब इनके पास बॉम्ब से बचने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही थे। तभी एक ऑफिसर पर एक शार्क हमला कर देती है और बाकी शार्क ने भी मिलकर उसे टुकड़ों में कर दिया था, जिसे देखकर बाकी के टीम मेंबर्स एक साथ जमा हो गए उन शार्क को देखने के लिए। जब आदिल ने फ्लेयर गन चलाई तो वो लोग उनकी तादाद देखकर हैरान रह गए क्योंकि शार्क की तादाद हजारों में थी। और एक दिक्कत वाली बात यह थी कि शार्क ने जिस ऑफिसर पर अटैक किया था बॉम्ब्स का ट्रिगर डिवाइस उसी के पास था। तब एक ऑफिसर उस डिवाइस को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे उठाकर जल्दी से बटन दबा भी देता है, पर उसके वापस आने से पहले ही शार्क्स ने उस पर हमला करके उसे टुकड़ों में बांट दिया। अब कुछ ही सेकंड्स में बॉम्ब फटने वाले थे तो सोफिया आदिल को पकड़कर वहां से निकलने लगी, जिसके दौरान वहां एक ब्लास्ट हो गया और आदिल काफी घायल हो गया। पर सोफिया किसी तरह से आदिल को लेकर सेफली बाहर आ गई, जिसके बाद सोफिया आदिल को बोट पर चढ़ाकर खुद वापस चेक करने गई कि ब्लास्ट में कोई जिंदा बचा या नहीं। मगर सोफिया जैसे ही वहाँ पहुंची थी उस जगह को चीरते हुए लितित बाहर आ गई, जिसे देखकर सोफिया बहुत ज्यादा डर गई। लितित अपने बच्चों की मौत की वजह से काफी गुस्से में थी, इसलिए वो हर उस चीज को काटकर आगे बढ़ रही थी जो उसके रास्ते में आ रही थी, जिसे देखकर सोफिया बहुत ज्यादा डर गई। लितित अपने बच्चों की मौत की वजह से काफी गुस्से में थी, इसलिए वो हर उस चीज को काटकर आगे बढ़ रही थी जो उसके रास्ते में आ रही थी। तभी लितित ने टीम मेंबर्स की बोट पर भी हमला कर दिया था और उसे पानी में पलट दिया। वही सोफिया उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। तब तक लितित उन दो टीम मेंबर्स को अपना शिकार बना चुकी थी, पर सोफिया ने आदिल को लेकर पलटी हुई बोट पर आकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद लिलित सेफ्टी नेट को तोड़कर स्विमर्स की ओर बढ़ने लगी और उसने एक एक करके उन स्विमर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। तब यह देखकर सभी स्विमर्स रुक गए क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि या क्या चल रहा है। मगर तभी लितित ने एक स्विमर पर हमला कर दिया जिससे नदी का पानी लाल हो गया और यह सब देखकर बाकी लोग डर गए और वहां भगदड़ मच गई। तब सिचुएशन को देखकर आर्मी कमांडर फौरन वहां पहुंचा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि पानी के अंदर क्या है और अचानक से उसे लिलित दिखी। उसने कमांड दी और उस पर गोलियां बरसाने शुरू कर दी, मगर ये देखकर आदिल उन्हें फायरिंग करने से मना करता है क्योंकि उस नदी में पड़े वर्ल्ड वॉर 2 में काफी सारे बॉम्ब्स और मिसाइल अब भी एक्टिवेट थे। लेकिन आर्मी कमांडर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। वो लगातार लितित पर फायरिंग करता रहा, जिससे लितित वहां से भाग गई। इसी बीच गोली लगने की वजह से बॉम्ब शेल ऊपर उठ जाते हैं और एक शेल वापस नीचे आकर एक्टिवेट होकर फट जाता है, जिससे काफी लोगों की मौत हो जाती है और बाकी के लोग ब्लास्ट की वजह से काफी डर जाते हैं। उस एक ब्लास्ट की वजह से बाकी बॉम्ब्स भी ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे। इन धमाकों की वजह से नदी में सुनामी आ गई और सब लोग सुनामी की चपेट में आ गए और देखते ही देखते पूरा पेरिस पानी में डूब गया। जिसके कुछ घंटे बाद सोफिया को आदिल बहुत बुरी हालत में मिला, तो वो उसे लेकर एक बिल्डिंग के टॉप पर आ गई जहाँ आदिल को अब होश आ गया था। और तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पास हजारों बेबी शार्क्स घूम रहे थे और उन्हीं बेबी शार्क में उन्हें लिलित भी दिखाई थी, जिससे सोफिया और आदिल समझ जाते हैं कि उसने और भी कई जगह को अपना ब्रीडिंग प्लेस बनाया हुआ था। अब इसका साफ मतलब यह था कि पेरिस को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पूरा का पूरा पेरिस पानी में डूबा हुआ है और पानी के अंदर एक खतरनाक जीव यानी कि हजारों की तादाद में शार्क्स लोगों का शिकार कर रही है। सभी लोग पानी के अंदर हैं, कुछ बिल्डिंग्स पे हैं, कुछ मर चुके हैं और कुछ सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ ये मिस्टीरियस मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। जल्दी हमें इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।